आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी उगादी के मौके पर हुजूर नगर में राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की तकसीम का करेंगे आगाज। BRS ही BC तबकात की हकीकी हमदर्द जमात, MLC के कविता का बयान। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में शादीशुदा खातून की खुदकुशी, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, इसके अलावा सियासी खबरों की तफसील देखेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकूमत की गल्फ भरोसा स्कीम के सिलसिले में पोस्टर और डॉक्यूमेंट्री को जारी किया है। अपनी क़यामगाह पर वज़ीर आला ने प्राइवेसी मेथड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये दस्तावेजी फ़िल्म बनाई है। हुकूमत की तारिकीन वतन की स्कीमों और बहबूदी प्रोग्रामों को लेकर ये दस्तावेजी फ़िल्म बनाई गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 30 मार्च बरोज़ इतवार को हुजूर नगर में उगादी के मौके पर राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की फरहमी की स्कीम का आगाज़ करेंगे और जलसे आम से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला हुजूर नगर में कई एक तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। वज़ीर सिविल सप्लाईज़ उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 1 अप्रैल से रियासत भर में तमाम राशन शॉप्स पर बारीक चावल की फरहमी के अलावा ज़रूरी अशिया भी सरबराह करने के इक़दाम किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखेंद्र सिंह के साथ शिमला में हिमाचल प्रदेश से तेलंगाना को 520 मेगावाट बरखी हासिल करने के लिए हाइड्रा मुआहदा करते हुए फ़ाइल पर दस्तखत किए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि तेलंगाना में बरखी के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम को बरखी सरबराह करने के सिलसिले में इजाफ़ी बरखी हासिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश से मुआहदा किया गया। उन्होंने बताया कि हाइड्रा पावर काबिल एतमाद और इक़्तिसादी तौर पर महफूज है। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बरखी संदीप कुमार सुल्तानिया और दीगर भी मौजूद थे। Our Honorable Chief Minister Shri Revanth Reddy Garu has always been at the forefront of harnessing renewable energy sources to meet the growing power demands of the state of Telangana. Our journey towards energy self-sufficiency has been remarkable progress in solar and thermal energy. And today, with this MOU, we take a decisive step towards strengthening our hydropower capabilities. Telangana is in forefront in hydropower with 2,520 megawatts with a reverse pumping mechanism. With Telangana new clean and energy policy 2025, we aim to increase our renewable energy capacity to 20,000 megawatts by 2030 and 40,000 megawatts by 2035. The signing of this memorandum of understanding with the government of Himachal Pradesh is more than just an agreement. It is a testament to the power of cooperation and shared vision. Hydropower is not only a clean and renewable energy source, but also a reliable means of ensuring energy security and future generations. By leveraging the natural resources and expertise of both our states, we are fostering a model of sustainable development that will benefit millions of people. This partnership is a reflection of the strong ties between Telangana
and Himachal Pradesh. 2 years back, 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी तो हमने सबसे पहले अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देखा और वेल्थ के रूप में हमने पानी को पहचाना। हमारे पास जो रिसोर्स है, 5 नदियां हैं, ग्लेशियर्स है, बर्फ है और तकरीबन हमारे से पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनकी उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने समझौते किए। लेकिन किसी भी स्टेट को प्रोस्पेरस बनाना है और सेल्फ रिलायंट बनाना है और फ्यूचर में 2032 में हम अपने आप को रिचेस्ट एंड प्रोस्पेरस स्टेट बनाने की दिशा में जो नीतिगत परिवर्तन ला रहे हैं और 2027 में हम सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इसी संपदा से कर रहे हैं। बीआरएस सुकून खान सास कौंसल की कविता ने कामारेड्डी में जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से दरियाफ्त किया कि बीसी तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की बिल असम्बली में मंजूरी के बाद आया ये बिल रियासती गवर्नर या सदर जमहूरिया के पास रवाना की गई है या नहीं, इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि बीआरएस के 10 साला दौर इक़्तिदार में बीसी तबक़ात की तरक्की को मुमकिन बनाने के अलावा बीसी तबक़े के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत इन रेसिडेंशियल स्कूल्स को बंद करने का मंसूबा बना रही है। ప్రధానమంత్రి దాకా అందరినీ కలిసిన ఢిల్లీలో మళ్ళా కలుస్తా అని చెప్పే ముఖ్యమంత్రి మీరు అడిగితే మీ బడేబాయ్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తలేడంటే అది మేము నమ్మాలి నా ముఖ్యమంత్రి గారు? తెలంగాణ ప్రజలు నమ్ముతారని మీరు అనుకుంటున్నారా అని మేము మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే చీటికి మాటికి చీమ చిట్టుకుమంటే ఢిల్లీకి పోతావు, మరి రాహుల్ గాంధీని కలుస్తావో సాటుమాటుకు మోడీని కలుస్తావో మాకైతే ముఖ్యమంత్రి గారు అర్థమైతే లేదు. కానీ మరి బీసీల విషయం వచ్చేటప్పటికే అపాయింట్మెంట్ ఎందుకు దొరుకుతలేదన్న విషయం ఇవాళ యావత్ తెలంగాణ సమాజం కూడా ఆలోచిస్తుందని కూడా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇవాళ మనము ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి వాళ్ళందరం కూడా సీరియస్గా ఆలోచించాల్సింది ఒకటే, ఏంది మనకు అవకాశం ఉందా లేదా బిల్లు పాస్ అయ్యేది పార్లమెంట్లో? ఉంది. ఎందుకుంది? ఎట్లా అయితే తమిళనాడులో అమలవుతుందో 50% పైచిలుకు ఇవాళ ఆల్రెడీ తెలంగాణలో అమలవుతున్నాయి రిజర్వేషన్లు, 54% అమలవుతున్నది. మరి అటువంటప్పుడు చట్టం చేయడానికి కేంద్రంకి ఇబ్బంది ఏముంటుంది? ఇదే మోడీ గారు నేనే బీసీని, అదేందో ఎన్నో ఇంచుల సీనా అని చెప్తాడు కదా, చెప్పనించుక సీనాయే నేనే బీసీని అని చెప్తారు మోడీ గారు. మరి అటువంటి మోడీ గారు బీసీలు ఇక్కడ తెలంగాణ బీసీలు అందరం కూడా అడుగుతున్నాం మిమ్మల్ని, మాకు మీరు రిజర్వేషన్ ఇవ్వండి దయచేసి. తమిళనాడులో ఎట్లయితే ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో ఇక్కడ మా దగ్గర చట్టం చేసినాం, ఆ చట్టాన్ని పాస్ చేసి మా తెలంగాణ బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలని మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అయితే మన బీసీ నాయకులందరూ కూడా ఒక్క విషయం గమనించాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఏందది? 2011లో కాంగ్రెస్ పార్టీ बीआरएस पार्टी के लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से विक्टिम कार्ड खेलने को मुज़ाहिरा खेज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि रियासत में पूरी आवाम खुश है, लेकिन सिर्फ रेवंत रेड्डी परेशान है और ख़ुद को विक्टिम यानी मुतासरीन शख्स ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज रियासत में रेवंत रेड्डी ही सब कुछ है। अगर वो ख़ुद को विक्टिम समझते हैं तो पुलिस भी वही हैं और तहक़ीक़ाती ऑफिसर्स भी वही हैं, जेल के वार्डन भी वही हैं। प्रवीण कुमार ने यह भी कहा कि सेक्रेटरीट में साइबर पेट्रोलिंग होनी चाहिए ताकि रियासत की आवाम के साथ इंसाफ हो सके। उन्होंने कहा कि अगर साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो में हिम्मत है तो पहले ई ऑफिस की निगरानी करें, वहाँ पर बदउनवानियाँ सामने आएंगी। అంటే ఇంత కానిస్టేబుల్తో సోమోటో మీరు ఎఫ్ఐఆర్లు చేయగలిగినప్పుడు మరి వీళ్ళ మీద కూడా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ మీద కూడా చేయాలి కదా. ఆ గౌతమ్ పోతగోన్ అంటే ఆయన ఏం పాపం చేసిండు? డైరెక్ట్గా ఆయన మీద ఒక అమ్మాయి అత్యాచారం అని చెప్పేసి అంటా ఉన్నారు. ఆయన పోయి కంప్లైంట్ ఇస్తే నా మీద ఇంత ఘోరంగా అపవాదులు వేస్తున్నారు, కంప్లైంట్ ఇస్తే మరి తీసుకుంటలేదు. వెర్ ఈజ్ అ ఫెయిర్నెస్? ఎక్కడుంది రైట్ టు ఈక్వాలిటీ? ఆర్టికల్ సెక్షన్ 173 బిఎన్ఎస్ఎస్ ఏం చెప్తున్నది? ఎవ్రీ సిటిజన్ has a right to have FIR registered
లలిత కుమారి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీ 2014లో గొప్ప జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. ఏ సిటిజన్కైనా పోలీసుని పోతే ముందు ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేయండి, దాని తర్వాత ఇన్వెస్టిగేట్ చేయండి, తప్పని రాయండి, రైట్ అయితే మీరు అరెస్ట్ చేయండి. तेलंगाना की वज़ीर सीताक्का ने ईद उल फितर और उगादी के दौरान पानी की बाकायदा सरबराही को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। रियासती वज़ीर ने इस सिलसिले में अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास लिया। मिशन भगीरथा की टीमों को 4 दिनों तक फील्ड पर रहने की हिदायत दी गई है। फौरी पानी के मसाइल की यकसुई के लिए भी हिदायत दी गई है। अरकान असम्बली के साथ राब्ते में रहकर इक़दाम की भी हिदायत दी गई है, जबकि 3 दिनों तक पानी की बाकायदा सरबराही की भी हिदायत जारी की गई है। नाज़रीन, कुल्हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। सदर मलिक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन किट्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए। सलीम नगर में सलीम खान कम्यूनिटी हॉल, सईदाबाद ST कॉलोनी और वाहद नगर खदीम मलकपेट में राशन किट्स तकसीम किए गए। मुस्तहिक़ीन की बड़ी तादाद ने इस इमदाद से इस्तिफ़ादा किया। मकामी मजलिस के कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मलिक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर फिर कहा है कि गैर आइन कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। दारुस्सलाम में मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह से हमें हिम्मत सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल आर्टिकल 14, 26, 25 और 29 की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इस बिल के ज़रिए मुसलमानों की इबादतगाहों, दरगाहों और खानखाहों पर हमले की साजिश की जा रही है। हुकूमत का मकसद मुस्लिम वक्फ जायदादों को बचाना नहीं बल्कि इसे ख़त्म करना है। सदर मजलिस ने कहा कि लोकसभा में बीजेपी के पास अक्सरियत नहीं है। ये हुकूमत नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर चल रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने खबरदार किया है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान ने इस बिल की हिमायत की तो उन्हें मुसलमानों की नाराज़गी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सदर मजलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ एहतजाज पर कहा कि एक शख्स के खिलाफ रिमार्क पर कुणाल कामरा के खिलाफ तशद्दुद एहतजाज किया गया। शान रिसालत की गुस्ताखी, दरगाह पर झंडा लहराने वालों और इरफान अंसारी के कत्ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, ये अमित शाह से हमारे को सीखना नहीं है, हिम्मत है नहीं है। हिम्मत भारत के 133 करोड़ जनता में थी और रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाने जा रहे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 26, 25 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। आप जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, देखिए बीजेपी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल बीजेपी ला रही है जिससे वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के मस्जिदों पर,
दरगाहों पर, खानखाहों पर, ग्रेवयार्ड पर और इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर, और लिमिटेशन एक्ट निकालकर, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके, और दूसरा जो कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर का प्रोविजन लगाए, ये सब इस बात को बताते हैं कि उनका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाना नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज से कब्जेदारों को निकालना नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज के रेवेन्यूज बढ़ाना नहीं है, ना वक्फ का कुछ फायदा करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आरएसएस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत इस बिल को कानून की शक्ल में देना चाह रहे हैं। लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है। जब तक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का सपोर्ट नहीं रहेगा, ये बिल तो पास ही नहीं होगा। अब अगर इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, जिसको सरे से कश्मीर से लेके भारत के हर रियासत में, हर प्रदेश में मुसलमानों ने इस बिल का इसको रिजेक्ट किया है, अगर ये कल कानून बनेगा तो कभी भी भारत का मुसलमान चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को माफ नहीं करेगा। क्योंकि वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, इस तरह से सपोर्ट आप अपनी आंख और दिमाग के ऊपर पर्दा डालकर सपोर्ट नहीं कर सकते, जिससे मुसलमानों के मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को छीन लिया जाएगा। और ये बार बार जो बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा होता है, नहीं इसमें कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई एंक्रोचर 12 साल से एंक्रोच करा तो क्या ओनर बन जाता? वो नहीं बनता ना ओनर। वो आप ये बिल में ला रहे हैं कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 12 साल से काबिज है तो उसको एंक्रोचर बनाएंगे, लिमिटेशन एक्ट निकाल रहे हैं आप। हरियाणा, पंजाब में और भारत के कोने कोने में इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उसका आप सेक्शन निकाल दिए हैं, ओमिटी कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप कब्जा कर लेंगे वो इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को। तीसरा, जितने भारत में हिंदू धर्म के बोर्ड हैं, क्रिश्चियन धर्म के बोर्ड हैं, सिख गुरुद्वारा के बोर्ड हैं और मुसलमानों का वक्फ बोर्ड मुस्लिम धर्म का है, ये उसी धर्म के लोग उसके मेंबर बनते हैं। अब बीजेपी ये बोल रही है कि मुसलमानों के इस वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई आप नॉन मुस्लिम को? कि आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं है? क्या आप बिहार के नीतीश कुमार, बिहार में एंडोमेंट बोर्ड है, वो तो ये कहता है कि सिर्फ हिंदू ही मेंबर बन सकता, सिख नहीं बन सकता, ना बौद्ध बन सकता है। तो क्या किरण रिजिजू बुद्धिस्ट है, क्या वो मेंबर बन सकते बिहार के एंडोमेंट बोर्ड में? नहीं बन सकते। किरण रिजिजू का मेंबर बन सकते बोध गया में, क्योंकि वहां पे बुद्धिस्ट और हिंदू लिखा हुआ है। तो ये अच्छा, फिर आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, किरण रिजिजू को बनाएंगे आप? क्या किसी नॉन हिंदू को बना सकते हैं वहां पे तो एम्प्लॉय भी, ऑफिसर जो होता कमिश्नर, वो तो उसको हिंदू होना चाहिए। तो ये आप इस तरह का प्रोविजन ला रहे हैं। और कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर, कौन है कलेक्टर भाई? कलेक्टर को अपॉइंट करता है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटी कलेक्टर या सीनियर ऑफिसर होगा। आप इस बिल में सेक्शन 3C में बोल रहे कि अगर कोई प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट होगा गवर्नमेंट का तो कलेक्टर डिसाइड करेगा या सीनियर ऑफिसर। भाई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहते हैं कि आप अपने ही केस में जज नहीं हो सकते हैं। आप कैसे जज बना रहे हो उसको? और फिर इतना पावर आप दे रहे हैं कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर को कि अगर कोई जाकर कंप्लेन कर दे कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देंगे। जब इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। मजाक है क्या? इंक्वायरी पे प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रहेगी और कलेक्टर क्या करेगा? इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और मुकम्मल ही नहीं करेगा उसको, तो मैं तो वक्फ प्रॉपर्टी से महरूम हो गया। और ये जो पूरे देश में जो बीजेपी, आरएसएस जो एक झूठा प्रचार कर रही है कि हर जगह डिक्लेयर कर सकते, नहीं कर सकते। मेरी प्रॉपर्टी को ही मैं वक्फ कर सकता हूं और उसका गजीट नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी इशू करता है। गजीट नोटिफिकेशन जो होता है गवर्नमेंट का होता है, तो गजीट नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट इशू करती है। और एक बात समझिए आप, अमित शाह जिक्र करते हैं दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का और बार बार हवाला देते सच्चर कमेटी का बीजेपी वाले इस बिल के ताल्लुक से। उसी सच्चर कमेटी में कहा गया कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज सच्चर कमेटी ने कहा ये वक्फ की प्रॉपर्टीज है। और 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा कि उसकी मार्केट वैल्यू 3000 करोड़ है। आज हम 2025 में आ गए।
आप अंदाजा लगा लिए कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो कैसे, अच्छा दिल्ली वक्फ बोर्ड में उसका गजीट है सब है कि वक्फ प्रॉपर्टी है, दिल्ली की सरकार बोलती है नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। कलेक्टर और सुपीरियर ऑफिसर बैठेगा, कौन सा कलेक्टर कौन सा सुपीरियर ऑफिसर गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा, और वो भी बीजेपी की गवर्नमेंट। और एक बात समझिए, अभी वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता है एमएलए कैटेगरी का, एमपी का, मुतवल्ली का और बार काउंसिल का। आप इलेक्शन को ही खत्म कर दे रहे, क्यों खत्म कर रहे हो? इलेक्शन के खिलाफ क्यों बीजेपी? डिक्टेटरशिप के मालूम आप डिक्टेटरशिप जाते हैं, इलेक्शन खत्म कर दे रहे। अच्छा, अगर कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मेंबर्स नॉमिनेट होंगे, गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, किसको नॉमिनेट करेगी? अपने तमाम जोकरों को। अच्छा, चेयरमैन को हम हटा भी नहीं सकते इस बिल में। मैं भारत की पार्लियामेंट में, भारत की विधानसभा में मैं एक चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को बाई मोशन हटा सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड में बीजेपी बोल रही नहीं आप चेयरमैन को नहीं हटा सकते। अच्छा, फिर हर स्टेट वक्फ बोर्ड, हर एक स्टेट वक्फ बोर्ड में जो की प्रॉपर्टी होती है मुतवल्ली की, उसका इनकम का 7% आपको स्टेट वक्फ बोर्ड देना पड़ता, आपने उसको भी कम कर दिया, उसको भी कम कर दिया। आप ये बताइए कि एंक्रोचमेंट्स निकालने बोलते वक्फ प्रॉपर्टी में कब्जा हो रहा है। अच्छा, कब्जा हो रहा है मानते चलिए, तो जब मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया था एंक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए वक्फ बोर्ड। बीजेपी ने उस बिल को विड्रॉ क्यों कर लिया? विड्रॉ क्यों कर लिया आपने? अच्छा, आखिरी बात, फिर ये बोलते कि नहीं अमित शाह बोल रहे कि इस वक्फ ट्राइब्यूनल के खिलाफ कोर्ट को नहीं जा सकते। कितना झूठ बोलते हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री रहकर इतना झूठ बोलते हैं। ट्राइब्यूनल है वक्फ ट्राइब्यूनल, भारत के संविधान के सेक्शन थे ट्राइब्यूनल बना, वक्फ का ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल है, एनजीटी का ट्राइब्यूनल, ऐसे 14-15 ट्राइब्यूनल देश में काम कर रहे हैं। उसके और हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के ट्राइब्यूनल्स हैं, उसके जजमेंट के खिलाफ आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं हाईकोर्ट में। अमित शाह झूठ बोल रहे, जा नहीं सकते, रिव्यू पिटीशन डालिए ना। क्या एनजीटी के जजमेंट के खिलाफ नहीं डाल सकते आप? क्या इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के खिलाफ नहीं डाल सकते आप? देश को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अमित शाह। और अभी इस बिल में प्रपोज क्या कर रहे हैं कि वक्फ ट्राइब्यूनल में अभी आज की तारीख में डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, तो वो चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहता है। बिल में अमित शाह क्या कर रहे हैं, मोदी क्या कर रहे हैं कि नहीं हम लोग रिटायर्ड जज को लाएंगे। अबे रिटायर्ड जज किसके कंट्रोल में होगा? फिर एक डिस्ट्रिक्ट जज जो सिटिंग है उसको क्यों निकालना चाह रहे हैं आप? आप किसी भी एतबार से वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को लूटने के लिए ये बीजेपी एनडीए की सरकार ये लुटेरों का काम कर रही है। ये छीनना चाह रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज को। सर्वे कमिश्नर है, सर्वे कमिश्नर को क्यों उठा रहे हैं आप लोग? सीनियर मोस्ट ऑफिसर है। तो ये पूरा का पूरा एक लूटने के लिए, इसको वक्फ अमेंडमेंट नहीं बोलना चाहिए, लुटेरा अमेंडमेंट कानून बोलना चाहिए, लूटने का। रूबी न्यूज़ की जराइम से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। पिंकी नामी खातून ने अपने शौहर के साथ 2 दिन की बहस के बाद पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। कल रात रंगारेड्डी ज़िले के अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में ये वाक़या पेश आया। पड़ोसियों ने शौहर को बुलवाया और पिंकी को नीचे उतार कर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस जाए वक़्त पर पहुंची और राजनगर एसीपी श्रीनिवास अत्तापुर की निगरानी में मामले को दर्ज किया गया और तहक़ीक़ात जारी है।
हाँ राइट सर। हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर के एक शादी खाने में जारी रमज़ान एक्सपो के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक्सपो में दो दुकानदारों के दरमियान बहस व तकरार हुई और इस दौरान एक दुकानदार ने रिवाल्वर निकाल कर हवा में फायरिंग की। फायरिंग के इस वाक़े से एक्सपो में अफरा तफरी मच गई। फौरी पुलिस को तलब कर लिया गया। 2 अफराद को गिरफ्तार किए जाने की भी इत्तला मिली है। बताया जा रहा है कि 2 राउंड हवाई फायरिंग की गई थी। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। इस वाक़े में तहक़ीक़ात जारी है, जबकि पुलिस के आला हकाम ने भी मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। क्या हुआ था? छोटी मोटी बहस पे फायरिंग कर दी। फायरिंग कौन करे? फायरिंग कौन की करे? वो मैनेजमेंट से इवेंट के मैनेजमेंट में करते। इवेंट के मैनेजमेंट? इवेंट वाले ही बोले, अभी नहीं मालूम। क्या नाम है इनका? नहीं मालूम। इवेंट बोले तो आनंद मिर्जा का चल रहा ना इवेंट ये? जी जी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद में नौजवानों के खुली जीप में घूमते हुए शोर शराबे का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। एक नौजवान के पास हथियार भी देखा गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने हरकत में आते हुए सनत नगर के साकिन 21 साला हफीजुद्दीन और जीप ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हथियार और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। राजेंद्र नगर के दुर्गानगर में हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी मंजर-ए-आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक बाइक सवार ओवरटेक कर रहा था, इस दौरान टिप्पर गाड़ी से टकरा गया। इस हादसे में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 2 तलबा मनोहर और राहुल जख्मी हो गए। राहुल की हालत नाजुक बताई गई है। बनारदेवपल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी है। नाज़रीन न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। सऊदी अरब के शहर अल-खुबर में रमज़ान मुबारक के दौरान बेहतरीन हलीम पेश करने पर शालीमार रेस्टोरेंट को बेस्ट हलीम के अवार्ड से नवाजा गया। चेयरमैन तेलंगाना एसोसिएशन सैयद मिनहाजुद्दीन ने बेस्ट हलीम अवार्ड शालीमार होटल के ओनर रशीद खान और शफीक अहमद को पेश किया। इस मौके पर प्रेसिडेंट एसोसिएशन अशफाक हुसैन सिद्दीकी, फारूक मिस्री, मोहम्मद रज़ीउद्दीन, मोहम्मद मजहर, मोहम्मद इकबाल, जुनैदुल्लाह शरीफ, अब्दुर्रहमान के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी युगादी के मौके पर हुजूर नगर में राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की तकसीम का करेंगे आगाज। BRS ही BC तबकात की हकीकी हमदर्द जमात, MLC के कविता का बयान। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में शादीशुदा खातून की खुदकुशी, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।